आज से कुछ सालों पहले मैंने इंटरनेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा एक परफेक्ट टाइम की खोज में लगे रहते हैं, मगर साला वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। इसीलिए मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही काम करके पैसे सेव करना शुरू कर दिया था, और आज कुछ सालों बाद मेरा वो परफेक्ट टाइम आ गया है, बिकॉज आई फाइनली क्विट माई जॉब to travel. So from tomorrow I'm starting a series called 100 Days of Dreaming, where I will be going on a solo backpacking adventure all across India for the next 100 days. The idea is to see, connect and appreciate life that way. So मिलते हैं कल से for the next 100 days of adventure, 100 days of dreaming. अपने नेक्स्ट 100 डेज के एडवेंचर शुरू करने से पहले एक सुबह टाइम से उठ जाने के बाद भी मेरा बेड से निकलने का मन नहीं हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब घर छोड़कर कहीं लंबे टाइम के लिए जाना होता है। मन करता है जरा और देर रुक जाऊं, उस रूम में, उस किचन में, उस डाइनिंग टेबल पर जरा और देर बैठ जाऊं। पर कहते हैं ना कि लाइफ आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही स्टार्ट होती है, इसलिए निकल पड़ा हूं मैं इस जर्नी पर। कल से मिलते हैं डेली for the next 100 days. वैसे तो इंडियन रेलवेज की एक सर्टेन इमेज मेरे दिमाग में बनी हुई थी, पर वो इमेज तुरंत ही टूट जाती है जैसे ही मैं इस गाड़ी के अंदर पैर रखता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। ट्रेन के अंदर घुसते ही एक चाय के साथ मेरा वेलकम किया जाता है, और अभी मैंने वही चाय का काम खत्म करके रखा ही होता है कि ब्रेकफास्ट मेरे सामने आ जाता है। मैं सोचता हूँ भला इससे बढ़िया क्या हो सकता है, पर भैया तभी एक जूस का पैकेट लाके मेरे हाथ में थमा देते हैं, जिसको पीते पीते मैं ट्रेन की अम्यूनिटीज चेक कर ही रहा होता हूँ कि तभी लंच आ जाता है। भाई मैं सोचता हूँ 8 घंटे की इस छोटी सी राइड में और तो क्या ही हो जाएगा, ये तो बहुत कमाल हो चुका है। पर नहीं, यहाँ पर भैया जी मेरे को एक आइसक्रीम भी लाके दे देते हैं, वो भी बड़ा वाला कप। इस कमाल की जर्नी के बाद ये बात तो पक्का है कि मैं इंडिगो या फिर और कोई सस्ती फ्लाइट आज के बाद नहीं लेने वाला। इंडियन रेलवे जिंदाबाद। अपने जब इन 100 दिन के एडवेंचर की शुरुआत करने की बारी आई, तो न जाने क्यों शहर बनारस का ही ख्याल आया। यहाँ के घाट अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। यहाँ संगीत है, आर्ट है, हर एक गली में छुपी कुछ अलग ही बात है। फिर ऐसे ही गली गली घूमता मैं पहुंच जाता हूँ मुमुक्षी भवन। यहाँ पर मुझे मिलते हैं दिनेश जी, जो कि मुझे बड़े ही अच्छे से पूरा कैंपस दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एक मोक्ष भवन है, जिसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां रहकर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी मौत काशी में होती है तो बर्थ रीबर्थ की साइकिल से लिबरेट होकर मोक्ष मिलता है, जिसे काशी लाभ कहते हैं। है ना कमाल का शहर। बनारस के इस हॉस्टल में मुझे मिलते हैं रोहित भाई, जो कि कमाल के आर्किटेक्ट हैं। एक सुबह इनके दोस्त के साथ हम तीनों बाइक पर निकल जाते हैं ये शहर घूमने। फिर घाट घाट होते हुए हम पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस घाट पर चिता की अग्नि हमेशा जलती रहती है। हजारों सालों से ऐसा ही है। कुछ देर वहां रुक रोहित भाई कहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि जब इंसान को एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना ही है, तो उससे पहले क्यों ना ये जीवन जी खोल कर जिया जाए। हल्का मुस्कुराकर मुझसे कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जीवन के साथ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बनारस के घाट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट का मैच देख रहा होता हूँ कि तभी मेरे को मेरे फ्रेंड बाबा का कॉल आता है। हेलो। अब बाबा ने बनारस में काफी टाइम स्पेंड किया है, इसलिए वो मुझे ब्लू लस्सी शॉप रेकमेंड करता है। भाई ब्लू लस्सी ना बनारस की बेस्ट लस्सी शॉप है, वो मत मिस करियो। अब वैसे तो मुझे इसकी रेकमेंडेशन पे कोई खास यकीन नहीं था, मगर क्रिकेट का मैच खत्म हो चुका था, तो इसीलिए फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के बोट से नदी पार करके गलियों गलियों में भटक के फाइनली पहुंचता हूँ ब्लू लस्सी शॉप। इन दीवारों पर लगे हैं यहाँ आए विजिटर्स की फोटो, इसलिए मैं भी अपने ट्रिप का एक छोटा सा मार्क इन दीवार पर छोड़ देता हूँ और 100 से ज्यादा अवेलेबल लस्सी में से एक लस्सी पीता हूँ। ओ भाई, वो कमाल की लस्सी पीकर मैं खाली भैया से एक ही चीज कह पाता हूँ कि भैया जी एक और लस्सी हो जाए। के अपने हॉस्टल में बैठ के मस्त अपना काम कर रहा होता हूँ, तभी मेरे पीछे बैठे ये बच्चे स्पीकर पर बादशाह बजा देते हैं। 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या? नहीं भाई नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने हॉस्टल से निकल के भागा भागा घाट की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को ये बोट वाले भैया जी मिलते हैं। मेरी सैड सी हॉस्टल की कहानी सुनने के बाद भैया जी कहते हैं कि आइए हमारी बोट पर, हम आपको असली संगीत सुनाते हैं। पिया बिना जिया मुरादे
लगो रे पिया पिया पिया, यह बनारस बना हुआ। गंगा जी में बोट पर बैठे बैठे भैया जी की आवाज को सुनकर मन को सुकून मिलता है और कानों को शांति। वह बनारस के मंदिर में अपनी फेवरेट चप्पल उतारकर दर्शन करने जाता हूँ। पर जब कुछ ही मिनटों बाद दर्शन करके बाहर निकलता हूँ तो चप्पल कहाँ गई बे? फिर कुछ देर वहीं नंगे पैर बैठकर सोचता हूँ कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैं भी वही करता हूँ जो किसी ने मेरे साथ किया था। किसी और की चप्पल पहन के मैं निकल ही रहा होता हूँ, तभी ये पंडित जी मेरे को आवाज देकर बुलाते हैं। मेरे को लगता है अब तो मेरी वाट लगी, पर नहीं, पंडित जी एक्चुअली मेरे को मंदिर के बारे में थोड़ी सी बातें बताते हैं और फिर गली गली ले जाते हैं छुपे हुए मंदिर दिखाने के लिए। ये है तुलसीदास का मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है, ये तुलसीदास का मंदिर है। फिर अंत में वो मुझे तुलसीदास जी के मंदिर लेके जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बैठकर रामचरितमानस लिखी है। ये सोलो ट्रैवलिंग भी कमाल है। अगर मैं ये सोलो नहीं आया होता तो ये एक्सपीरियंस करने को कभी नहीं मिलता। एक हफ्ता बनारस के अंदर बिताने के बाद आज टाइम आ गया है अपनी 100 दिन की इस जर्नी में आगे बढ़ने का। इसीलिए फिर मैं एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता चलता है कि मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है, फिर 2 घंटा लेट होती है, फिर 3 घंटा लेट होती है, 4, 5, 6, 7। फाइनली मेरी ट्रेन स्टेशन पर आती है 8 घंटे बाद। पर इन 8 घंटों के अंदर मैंने ये तो जरूर सीख लिया कि कभी भी अगर इंडियन रेलवेज के साथ आपकी जर्नी हो तो लाइव ट्रेन पे स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। पर खैर, अब मेरी ट्रेन आ चुकी है तो मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ और कल देखते हैं कि मैं एक्चुअली नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा झुकते हुए मैं ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ता हूँ। लोगों ने कहा था कि ट्रेन के अंदर अपने सामान का खासा ध्यान रखना, क्योंकि अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। क्योंकि अब पता नहीं है ना कि ट्रेन में किस तरह के लोग तुम्हें मिले। पर अभी ट्रेन में कुछ 1 घंटा ही बिताया होता है कि एक खीरे की वजह से मेरे साथ बैठे लोगों से बढ़िया दोस्ती हो जाती है। मैं उनका MX टकाटक फॉलो करता हूँ और बदले में उनसे अपना YouTube भी सब्सक्राइब करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में विंडो सीट भी मिल जाती है और मैं सोचता हूँ कि भाई ये इतना भी चैलेंजिंग तो नहीं था। तभी पता नहीं कहाँ से बाथरूम का सारा पानी हमारे कंपार्टमेंट में घुस जाता है और मेरे बैग की कुछ इस तरह की हालत कर देता है। और थोड़ी ही देर में एक क्यूट सी दिखती हुई बच्ची मेरे ऊपर सुसु करती है। और ये जो लौकिया ट्रेन में फैली हुई दिख रही है, इसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा भाई। जैसे तैसे वो यादगार सी रात निकाल कर सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुवाहाटी।